दीपावली की पवित्र रोशनी आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। आपका जीवन दिवाली की रोशनी की तरह रंगीन और झिलमिलाता हुआ हो। आपके सारे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंसुरी को उस व्यक्ति ने महल की गार्डन में लाकर नीचे उतारा। जैसे ही बंसुरी आज़ाद हुई, उसने सामने वाले आदमी को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही बंसुरी ने उसका चेहरा देखा, उसका उठाया हुआ हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि सामने शमशेर खड़ा था। तुम शमशेर को देखकर बंसुरी, जो अब तक बहुत ही निडर होकर हिम्मत दिखा रही थी और उसे मारने ही वाली थी, अचानक बकरी की तरह डर गई। शमशेर एक कदम उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, मैं क्यों? कोई और होना चाहिए था। लेकिन जवाब में बंसुरी कुछ नहीं बोली। उसके शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। बंसुरी को चुप देखकर शमशेर ने 2 कदम और आगे बढ़कर उससे पूछा, बोलो ना, क्या तुम मेरी जगह किसी और को चाहती थी? ऐसा कुछ नहीं है। शमशेर के पूछने पर इस बार बंसुरी ने जवाब देने की कोशिश की, फिर भी उसके मुंह से शब्द मुश्किल से निकले। उसे इस तरह भयभीत और नर्वस देख शमशेर को बहुत मजा आ रहा था उसे परेशान करने में, इसलिए वह उसके और करीब जाने के लिए 2-3 कदम और बढ़ा। इसके साथ ही उसने सवाल भी किया, तो फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? तुमने हाथ क्यों उठाया था? अगर उठाया ही था तो फिर हवा में ही क्यों रोक लिया? इस तरह एक के बाद एक कदम बढ़ते हुए शमशेर बंसुरी के बहुत करीब आ गया था, जिसका एहसास भी उसे नहीं था। वह तो अभी भी सिर झुकाए खड़ी थी। जवाब देने के लिए उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाई तक नहीं। सॉरी। बंसुरी को इस तरह एकाएक शेरनी से डरपोक खरगोश बनते देख एक पल के लिए तो शमशेर भी मुस्कुराया, लेकिन बंसुरी उसके चेहरे पर यह हंसी देखे उससे पहले ही उसने अपनी मुस्कान छिपा ली। जवाब दो बंसी, क्यों तुमने अपना हाथ रोक लिया? क्या मेरी जगह कोई और होता तब भी तुम यही करती? यह सवाल पूछते ही शमशेर एकदम बंसुरी के करीब आ गया। जब बंसुरी ने शमशेर की सांसों को अपने ऊपर महसूस किया तो घबराकर उसने अचानक नजरें उठा ली, जिससे उसकी आंखें शमशेर की आंखों से टकरा गई। जैसे ही दोनों अचानक टकराए, बंसुरी का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने ही वाली थी, परंतु शमशेर ने तुरंत समय की समझदारी दिखाते हुए उसे उसकी कमर से थाम लिया। शमशेर के इस कदम से बंसुरी के दोनों हाथ मजबूती से शमशेर की शर्ट पर कस गए। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बंसुरी को बचाने के प्रयास में शमशेर भी उसके साथ जमीन पर गिर पड़ा, जिसमें बंसुरी नीचे थी और शमशेर उसके ऊपर। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। दोनों आज तक कई बार एक दूसरे से मिले थे, परंतु इतनी नज़दीकी से दोनों पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी महल के टावर की घड़ी में 12 का घंटा बजा, जिसकी आवाज़ से उनका ध्यान एक दूसरे से हट गया और दोनों होश में आए। खुद को इस तरह शमशेर के नीचे अजीब स्थिति में देखकर बंसुरी शर्म से लाल हो गई। शमशेर को भी थोड़ी झिझक महसूस हुई, इसलिए वह जल्दी से बंसुरी से हटकर खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, उसने बंसुरी को भी उठने में मदद के लिए हाथ दिया। अचानक आई इस परिस्थिति ने दोनों के बीच एक संकोच पैदा कर दिया, परंतु फिर भी शमशेर ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए बंसुरी से पूछा, बैठकर बात करें। जवाब में बंसुरी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बात से सहमति दर्शाते हुए सिर हिला दिया। शमशेर बंसुरी को लेकर झरोखे की ओर बढ़ा, जहाँ सीढ़ियाँ थी। शमशेर ने उसे बैठने का आग्रह किया और खुद दीवार का सहारा लेकर एक पैर मोड़कर और दूसरा जमीन पर रखकर खड़ा हो गया। शमशेर की बात मानकर बंसुरी बैठ तो गई, परंतु दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या करे और शुरुआत कहाँ से करे। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच बस मौन छाया रहा। आखिरकार बंसुरी ने बहुत हिम्मत करके बिना शमशेर की ओर देखे सवाल किया, आपको कुछ काम था, कुछ कहना था? परंतु इस बार बंसुरी जरा भी नहीं झिझकी। शमशेर ने बस इतना ही कहा और वह भी बंसुरी की बैठी हुई सीढ़ी से 2 सीढ़ी नीचे बैठ गया और बंसुरी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। शमशेर के इस अचानक स्पर्श से बंसुरी घबरा गई। हालांकि शमशेर का यह प्रेम भरा स्पर्श उसके दिल को सुकून दे रहा था, इसलिए उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए अपना हाथ शमशेर के हाथ में ही रहने दिया।
शमशेर ने बड़ी हिम्मत करके अपनी बात बंसूरी के सामने रखी। बंसी, ये शादी भले ही रानी साहिबा की मर्जी से तय हुई हो, परंतु मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं इस रिश्ते को दिल से निभाने का प्रयास करूँगा। मैं हमेशा तुम्हें वही सम्मान दूँगा जो राजा साहब रानी साहिबा को देते हैं। माना कि ये प्रेम विवाह नहीं है, परंतु मैं हमारे रिश्ते में प्रेम की कोई कमी नहीं आने दूँगा। लेकिन तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा। अपनी बात खत्म करते हुए शमशेर ने अपना दूसरा हाथ बंसी के सामने कर दिया। बंसूरी ने भी शमशेर पर और कुछ क्षण पहले कही बातों पर विश्वास करके अपना दूसरा हाथ शमशेर के हाथ में रख दिया और आंखों से ही अपनी मौन सहमति दर्शाई। बंसूरी की सहमति पाकर शमशेर ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं राजवंश परिवार द्वारा दत्तक लिया हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने जीवन भर के लिए राजवंश परिवार की रक्षा करने की कसम खाई है। राजवंश परिवार भले ही मुझे हमेशा राजा साहब और नन्हे साहब की तरह ही मानते हैं, परंतु मुझे अपनी हैसियत का पता है। इसी कारण मैंने शादी न करने का फैसला लिया था, परंतु रानी साहिबा की बात मैं नकार नहीं सका और मैंने तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ कह दी। परंतु अब जब हम एक रिश्ते में बनने जा रहे हैं तो मैं तुमसे भी यही उम्मीद करूँगा कि मेरी तरह तुम भी इस परिवार की सेवा में ही अपना पूरा जीवन बिताओगी। शमशेर जी, आपको मुझसे ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपके लिए राजा साहब महत्वपूर्ण है, वैसे ही मेरे लिए भी रानी साहिबा उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण से आज से मैं अपना जीवन आपके नाम करती हूँ। जैसे आप चलेंगे मैं भी वैसे ही चलूँगी। बंसूरी ने शमशेर की आंखों में आंखें डालकर विश्वास के साथ जवाब दिया। बंसूरी का ये जवाब सुनकर शमशेर के दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। उसने आगे बढ़कर बंसूरी के माथे को चूम लिया। अपने होने वाले पति के होठों के स्पर्श को अपने माथे पर महसूस कर बंसूरी की आंखें स्वतः ही बंद हो गई। दोनों ने पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताई। उनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। सुबह जब बंसूरी की आंखें नींद से बोझिल होने लगी तो उसने शमशेर के कंधे पर ही सिर रख दिया। शमशेर ने भी उसे कुछ नहीं कहा और उसे वैसे ही सो जाने दिया। उसकी खुद की नींद तो बंसूरी का साथ पाकर पहले ही उड़ चुकी थी। एक रात ने उनके रिश्ते को एक नए आयाम की ओर बढ़ा दिया। दोनों के बीच जो थोड़ी बहुत भी झिझक या घबराहट थी वो साथ बिताई इस रात के कारण दूर हो गई। सुबह होते ही महल में चहल पहल वापस शुरू हो गई। आज रात संगीत संध्या थी जिसका आयोजन महल के प्रांगण में होना था। संगीत संध्या के लिए कलर कोड ऑफ व्हाइट रखा गया था। दिन भर में और कोई काम नहीं था, इसलिए सबको शांति थी। अध्यांश ने असबी और अपने लिए लखनवी ऑफ व्हाइट आउटफिट्स चुने थे। असबी के लिए उसने चनिया चोली तय की थी जो ऑफ व्हाइट लखनवी थी और उसमें पन्ना हरे रंग का दुपट्टा था। अध्यांश का इंडो वेस्टर्न पूरा ऑफ व्हाइट लखनवी था जिस पर असबी के दुपट्टे से मेल खाती नेहरू कोट थी। बाकी सबके आउटफिट्स भी प्योर ऑफ वाइट रंग के थे। दैविक और आंसी ने भी ऑफ वाइट रंग के आउटफिट्स पहने थे, लेकिन उन दोनों ने सिल्वर रंग का दुपट्टा लिया था जिसमें दोनों की शाही ठाठ गजब की लग रही थी। इस संगीत संध्या के लिए हर कपल बहुत उत्साहित था क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार किसी को भी अपने पार्टनर के साथ छुपकर या डरकर डांस नहीं करना था, बल्कि सब खुलकर अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते थे। और इसी कारण सभी कपल्स ने अपने अपने तरीके से अलग अलग डांस तैयार किए थे जो दैविक और आंसी के लिए एक सरप्राइज था। साथ ही असवी ने भी पूरे राजवंश परिवार के लिए एक और सरप्राइज तैयार किया था जिसके बारे में अध्यांश को भी पता नहीं था। असवी बस अपने सरप्राइज के इंतजार में थी, जिससे समय के साथ उसकी बेताबी भी बढ़ रही थी। आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ जिसका उसे इंतजार था। वो लोग महल में पधारे। उनका आगमन असवी के चेहरे से बेताबी को दूर कर उसकी खुशियाँ वापस ले आया। यह बात उसके साथ खड़े अध्यांश ने भी नोटिस की, लेकिन अध्यांश असवी से कुछ पूछता उससे पहले ही असवी उसकी बगल से दौड़ते हुए जाकर उन मेहमानों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ गई। असवी ने बहुत प्यार और सम्मान के साथ उन लोगों का स्वागत किया और उन्हें लेकर अंदर आई। असवी ने पूरे राजवंश परिवार को इकट्ठा किया ताकि वह इन अतिथियों से सबकी पहचान करा सके। असवी के साथ आए मेहमान कौन हैं इसे जानने की उत्सुकता पूरे राजवंश परिवार में थी।
असबी तीनों को लेकर अध्यांश के पास आई, जहाँ उसने पहले से ही पूरे परिवार को इकट्ठा किया था। गायत्री देवी ने असबी के आते ही उससे सवाल किया, असबी बेटा, ये लोग कौन हैं? क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार है या फिर तुम्हारे परिवार के सदस्य है? गायत्री देवी के पूछने पर असबी को अपने माता पिता की याद आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन किसी को उसके भीगे हुए आंसू न दिखे। इसलिए असबी ने मुंह फेरकर आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लिया और फिर सबकी ओर देखकर बोली, नहीं नहीं दादी माँ, ये मेरे रिश्तेदार नहीं है और मेरे जैसे अनाथ के नसीब में परिवार वाले कहाँ। असबी ने भले ही अपने आंसू छिपा लिए हो, लेकिन अध्यांश को न पता चले, ऐसा तो संभव नहीं था। उसने तुरंत प्यार से असबी का हाथ पकड़ लिया। तो फिर ये कौन है असबी बेटा? श्रेष्ठा जी ने भी वही सवाल दोहराया। असबी ने सीधे सीधे न बताते हुए थोड़ा सस्पेंस बनाए रखा। मॉम, दादी माँ, भले ही ये मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन अगर आप हाँ कहे तो हो सकता है कि ये भविष्य में राजवंश परिवार के रिश्तेदार बन जाए। बेटा, पहेली में बात करना छोड़ो और सीधे बताओ। किसी को भी असबी की बात समझ नहीं आई तो अनुज सिंह ने उसे कहा, चाचू, मैंने अपने लिए 2 देवरानियाँ तो ढूंढ ही ली है, ये तो आपको अध्यांश ने बताया ही होगा। बाकी रहा मेरा एक देवर, तो उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो महिला यहाँ है, उनके साथ जो लड़की है, उसे मैंने उदय के लिए पसंद किया है। अंगद ने तो निवांशिका को मेरे आने से पहले ही पसंद कर लिया था और शमशेर भाई के लिए मंसूरी मेरी पसंद है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उदय के लिए मेरी पसंद को एक बार मिलकर खुद देखें और फिर निर्णय ले। अपनी बात को और न खींचते हुए असबी ने अपनी सोच स्पष्ट कर दी। असबी की बात सुनकर सभी को उसकी समझदारी पर गर्व महसूस हुआ। गायत्री देवी ने और कोई सवाल किए बिना अपनी सहमति देते हुए कहा, तो फिर इनसे हमारी भी पहचान करवा दो और जिसके लिए तुमने इस लड़की को बुलाया है उसे भी बुलाओ यहाँ। दादी माँ, यह है इनिका, राजवंश एम्पायर में ही काम करती है और इनके साथ इनके मम्मी पापा यानी मिस्टर और मिसेज सूर्यवंशी। मिस्टर सूर्यवंशी एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर है। इनिका उनकी इकलौती संतान है। मैंने मिस्टर और मिसेज सूर्यवंशी से इनिका का हाथ उदय के लिए मांगा है और इसलिए ही मैंने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया है, ताकि वे परिवार से मिल सके और उदय को भी देख जान सके, ताकि अगर दोनों इस संबंध के लिए राजी हो तो इन दोनों की सगाई भी अथर्व भाई और अधीरा, अंगद और निवांशी, शमशेर भाई शाह और बंसूरी के साथ ही करा दी जाए। असबी ने उदय के लिए चुनी हुई लड़की और उसके माता पिता की पहचान कराते हुए कहा। साथ ही उसने इनिका को देखकर उसे इशारा भी किया। असबी का इशारा समझकर इनिका आगे बढ़ी और राजवंश परिवार के सभी बुजुर्गों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इनिका और उसके परिवार से मुलाकात हो ही रही थी कि तभी हुकुम शाह और हुकुमरानी शाह भी आ गए। उनके साथ पाकी भी थी। उसे देखकर अध्यांश का चेहरा एक क्षण में ही बदल गया। उसने गुस्से से आजर्व की ओर देखा। अध्यांश का गुस्सा देखकर आजर्व ने फिलहाल उसकी नज़रों से दूर हो जाना ही मुनासिब समझा और तुरंत अध्यांश से नज़र चुराकर वहाँ से गायब हो गया। संगीत संध्या का समय हो गया था, इसलिए सभी ने बातों को किनारे रखकर अपनी अपनी जगह ले ली। संगीत संध्या की मेजबानी अथर्व और अधीरा को करनी थी, इसलिए दोनों मंच पर आकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। सबसे पहला डांस राजवंश परिवार की 3 देवियों ने किया। आंशिका परिवार में स्वागत करते हुए दैविक भले ही खून से राजवंश परिवार का बेटा नहीं था, लेकिन श्रेष्ठा जी के लिए तो अध्यांश और दैविक दोनों ही बराबर थे। इसके बाद सभी जोड़े एक एक कर अपने प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए मंच पर आकर डांस करने लगे, जो दैविक और आंशी दोनों के लिए एक सरप्राइज था। सबसे आखिर में अध्यांश, असबी, अथर्व, अधीरा और अंगद निवांशी एक साथ डांस के लिए मंच पर आए। न्याल ने गाना प्ले किया और गाने का बोल था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सॉन्ग चलते ही सबसे पहले अंगद और निवांशी सबके सामने आए। दोनों के पीछे स्क्रीन पर दैविक आंशी की पहली मुलाकात की कुछ तस्वीरें फ्लैश हो रही थी, जिसमें दोनों कॉफी शॉप में बैठे थे। मुलाकात पहली थी, इसलिए दोनों के बीच शर्म भी थी जो स्क्रीन पर दिख रही थी। अंगद और निवांशी उसी स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सॉन्ग बदल गया और स्क्रीन पर तस्वीरें भी बदल गई और गाने के बोल थे,
राहों में उनसे मुलाकात हो गई। जिससे डरते थे वही बात हो गई। तस्वीरों में दैविक और आंसी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। आंसी का सिर दैविक के कंधे पर था। उसी तरह स्टेज पर अथर्व और अधीरा भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर और अधीरा अथर्व के कंधे पर सिर रखकर चल रही थी। 2-3 मिनट के डांस के बाद एक बार फिर सॉन्ग बदल गया और अधीरा तथा अथर्व के जाने के बाद अध्यांश और असवी स्टेज पर आए तो गाना भी चेंज हो गया और गाने के बोल थे, तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल बिच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा। उस समय स्क्रीन पर जो तस्वीरें फ्लैश हो रही थी उनके अनुसार आंसी दैविक के सामने घुटनों के बल बैठी थी और उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था जिसे उसने दैविक के सामने रखा था। उसी तरह उस समय स्टेज पर असवी भी अध्यांश के सामने घुटनों के बल बैठी थी और उसके हाथ में भी एक गुलाब का फूल था जिसे उसने अध्यांश के सामने रखा था। अध्यांश और असवी को इस पोजीशन में देखकर दैविक को भी वह दिन याद आ गया जब आंसी ने दैविक को प्रपोज किया था। अध्यांश और आंसी के डांस के साथ संगीत संध्या समाप्त हो गई। डांस तो खत्म हो गया लेकिन सबके सामने असवी ने अध्यांश के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर अध्यांश शौक में पड़ गया। उसे कभी नहीं लगा था कि असवी से उसे इतनी जल्दी यह सुनने को मिलेगा। असवी अध्यांश को शौक में डालकर वहाँ से चली गई लेकिन उसने अध्यांश को सरप्राइज के साथ साथ बहुत बड़ा शौक भी दे दिया। अंतिम डांस दैविक और आंसी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था जिसे अध्यांश ने प्लान किया था, लेकिन असवी ने भी अध्यांश के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था जिसका पहला स्टेज उसने उसके कान में कहकर पार कर लिया। इस तरह धूमधाम और मस्ती करते करते संगीत संध्या समाप्त हो गई। आज भले ही दिन में केवल एक ही फंक्शन था लेकिन फिर भी सबने इतना नाचा कि संगीत संध्या समाप्त होते ही सभी अपने अपने रूम में चले गए। रात काफ़ी हो चुकी थी लेकिन अध्यांश हुकुम शाह से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हुकुम शाह को कुछ समय के लिए रोक लिया। तब श्रेष्ठा जी ने हुकुम रानी शाह से भी आज रात महल में रुकने की विनती की। इसे मानकर हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह बाकी के साथ ही महल में रुक गए, लेकिन श्रेष्ठा जी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उनका यह कहना हुकुम रानी शाह और हुकुम शाह को महल में रोकने के लिए कितना बड़ा समस्या लेकर आ सकता है। अध्यांश हुकुम शाह को लेकर अपने स्टडी रूम में आए। स्टडी रूम में पहले से ही अथर्व, अंगद, दैविक, न्याल, आजर, उदय और शमशेर मौजूद थे। साथ ही अनुज सिंह भी थे। सबको वहां देखकर हुकुम शाह को भी बात गंभीर होने का एहसास हुआ। अध्यांश ने सबसे पहले सभी को अपनी अपनी जगह लेने के लिए कहा, क्योंकि चर्चा कितनी समय तक चलेगी यह कहना संभव नहीं था। जब सभी बैठ गए तो अध्यांश ने बात की शुरुआत की। हुकुम शाह, मैंने जनता दरबार बुलाया है और इस विषय पर चर्चा करने के लिए ही मैंने आपको यहाँ बुलाया है। अन्य लोगों की तरह हुकुम शाह को भी अध्यांश का अचानक जनता दरबार बुलाना थोड़ा आश्चर्यजनक लगा, इसलिए उन्होंने इस बारे में जानने के लिए अध्यांश से सवाल किया, क्यों अचानक जनता दरबार राजा साहब? आपके राज्य में ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि आपने जनता दरबार बुलाया? जैसे अध्यांश ने पूरी बात किसी को नहीं बताई, वैसे ही हुकुम शाह को भी पूरी बात नहीं बताई। बस उन्होंने इतना ही बताया जितना बताने लायक था। अपराध हुआ है, लेकिन हमारे जोधपुर राज्य में नहीं बल्कि आपके उदयपुर राज्य में। दूसरा अपराध हुआ है बेंगलोर में और तीसरा अपराध हुआ है आगरा और दिल्ली में। लेकिन इन तीनों अपराधों में दो बातें समान हैं, और वो है कि तीनों अपराध करने वाले अपराधी आपके राज्य में रहते हैं, और दूसरा कि तीनों अपराधों का शिकार हुआ व्यक्ति हमारे राज्य में बहुत ऊंचा पदधारी है। हालांकि उसे भी अपने साथ हुए एक ही अपराध के बारे में पता है जिसके बारे में आप भी जानते हैं। जैसे जैसे अध्यांश बता रहा था, हुकुम शाह को भी अपराध की गंभीरता समझ में आ गई और उन्होंने ज़्यादा चर्चा न करते हुए अध्यांश से सीधे ही पूछ लिया, ऐसा क्या है जो हम जानते हैं राजा साहब, और आप हमसे क्या चाहते हैं? बेंगलोर में हमारी रानी साहब के साथ जो कुछ भी हुआ था आप अच्छी तरह जानते हैं। इन शॉर्ट, आपने खुद देखा कि उस समय हमारी रानी साहब की हालत कितनी गंभीर थी। तो हम यह चाहते हैं कि इस अपराध में आप अपराधी को क्या सज़ा देंगे? हुकुम शाह के पूछने पर अध्यांश ने अपनी बात बताते हुए
उनका अभिप्राय मांगा। अध्यांश के पूछने पर हुकुम शाह ने एक बार अस्वी को जो हालत में देखा था उसके बारे में सोचकर अपनी राय दी। रानी साहब कैसी हालत में थी और उन्हें क्या सहना पड़ा, यह हमने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए यदि हमें इस अपराध की सज़ा सुनाने का मौका मिले तो हम उस अपराधी को जनता के हवाले कर देंगे, क्योंकि ऐसे अपराधियों पर रहम दिखाने के लायक नहीं है। और अगर वह अपराध आपकी बेटी या आपके परिवार के किसी सदस्य ने किया होता तो क्या तब भी आप ऐसा ही कड़ा रुख अपनाते अपराधी के प्रति? अनुज सिंह के प्रश्न से हुकुम शाह थोड़ी देर के लिए विचार में डूब गए। कुछ क्षणों तक सोचने के बाद हुकुम शाह ने अनुज सिंह से कहा, एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही सब कुछ होती है। अनुज सिंह, अपनी प्रजा के लिए एक राजा जितना भी करे वह कम नहीं कहलाएगा। इसलिए जैसे आपने पूछा, यदि ऐसा घृणित अपराध मेरी बेटी या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने किया होता तो भी मैं उस व्यक्ति को जनता के हवाले कर दूंगा, क्योंकि भेदभाव करना किसी भी राजवी को शोभा नहीं देता। आपको धन्य है हुकुम शाह, और आपके विचारों को भी धन्य है। हुकुम शाह के विचार जानकर अनुज सिंह तुरंत खड़े होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। अनुज सिंह और हुकुम शाह जब एक दूसरे से अलग हुए तब अध्यांश ने सत्तावादी आवाज़ में कहा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तब भी आप अपने इसी निर्णय पर कायम रहेंगे। आप निश्चिंत रहे राजा साहब, क्योंकि हमारी बेटी या परिवार के किसी सदस्य से ऐसा कृत्य होने की तो संभावना नहीं है, और यदि कोई ऐसा घृणित अपराध करता है तो उसे वही सज़ा मिलेगी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। अध्यांश की इस बात से हुकुम शाह ने भी अपने विचार पर कायम रहने का विश्वास दिया। हुकुम शाह के अपने परिवार पर इतना अंधा विश्वास देखकर वहाँ मौजूद सभी को हंसने का मन हुआ, लेकिन कोई हंसा नहीं, क्योंकि अध्यांश की नज़रें सभी पर महसूस हो रही थी। अब बात करूँ मैं आपकी रखी शर्त की, तो आपकी शर्त पूरी करने से पहले मुझे आपसे कुछ चाहिए। हुकुम शाह के अपने कहे शब्दों में बंधने के लिए अध्यांश मुख्य मुद्दे की ओर मुड़ा। अध्यांश के मुंह से शर्त का नाम सुनते ही हुकुम शाह ने तुरंत संदेह व्यक्त करते हुए पूछा, और वह शर्त क्या है राजा साहब? चिंता न करें, मैं आपका राज्य नहीं मांगूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने जनता दरबार बुलाया है उस दिन उदयपुर राज्य की जनता भी जनता दरबार में शामिल हो। अध्यांश ने बेझिझक अपनी मांग हुकुम शाह के सामने रखी। अध्यांश की मांग पर हुकुम शाह ने थोड़ा सोचकर सहमति दे दी। हुकुम शाह को इस तरह आसानी से मानते देख अध्यांश मुस्कुराया, लेकिन यह स्थिति किसी को भी नज़र नहीं आई। इस पर भी उसे ध्यान था। उसने जो हुकुम शाह से चाहा था वह मिल गया। इसलिए अध्यांश ने हुकुम शाह को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। उनके साथ अनुज सिंह भी स्टडी रूम से बाहर निकल गए। जब वे दोनों गए तब दैविक और अथर्व दोनों अध्यांश की ओर देखकर पूछने लगे, आगे क्या सोच रहे हो? सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बार ये विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए, फिर सभी को उनकी औकात दिखाऊंगा। बहुत शौक है ना खेल खेलने का, तो अभी अध्यांश सिंह राजवंश सबको दिखाएगा कि खेल कैसे खेला जाता है। अथर्व और दैविक के पूछने पर अध्यांश ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसने अपने विचार साझा नहीं किए। दैविक और अथर्व के सवाल का जवाब देकर अध्यांश अजर्व की ओर मुड़ा। अध्यांश को खुद को देखते हुए अजर्व के तो मोती जल गए, क्योंकि उसने अभी भी अध्यांश द्वारा सौंपा गया काम पूरा नहीं किया था। अध्यांश कुछ कहता इससे पहले अजर्व सामने से बोल पड़ा, सर, मैं अभी वह काम निपटा देता हूँ, और वैसे भी वह अभी महल में है, इसलिए उसके आसपास कोई अन्य बॉडीगार्ड भी नहीं होगा। नहीं, अभी नहीं, सुबह यह काम कर लेना, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो सवाल राजवंश परिवार की इज्जत पर उठेगा, जो मैं कभी नहीं चाहूँगा। इसलिए अगली सुबह वह महल से बाहर निकले तो तुरंत यह काम कर देना। अपने परिवार के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए अध्यांश ने अजर्व को यह काम फिलहाल टालने के लिए कहा। हालांकि वहाँ सभी को पता था कि अध्यांश किसकी बात कर रहा था। इसके बाद थोड़ी बहुत चर्चा हुई। रात को 12:30-1 बजे के आसपास सभी स्टडी रूम से बाहर निकल गए और अपने अपने कमरों में चले गए। जब अध्यांश अपने बेडरूम में आया तो कमरे में अंधेरा था। अध्यांश ने कमरे में आते ही लाइट जलाई तो उसे अस्वी कहीं नहीं दिखाई दी। अध्यांश ने वॉशरूम और क्लोजेट चेक किया, लेकिन उसे अस्वी कहीं नहीं मिली। अस्वी का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए अध्यांश ने उसे फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ बता रहा था। अध्यांश अस्वी को फिर से फ़ोन करने ही वाला था
तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के आईने पर पड़ी जिस पर एक नोट चिपका हुआ था। उस तरह नोट को आईने पर देखकर अध्यांश हैरान हो गया, इसलिए वह ड्रेसिंग टेबल के पास आया और नोट अपने हाथ में लिया। अध्यांश ने देखा कि नोट पर कुछ लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ने पर पता चला कि वह अस्वी का लिखा हुआ है, जिसमें उसने अध्यांश के लिए एक संदेश लिखा था कि खुले आसमान के नीचे मैं आपकी राह देख रही हूँ। अस्वी के संदेश ने पहले तो अध्यांश को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अध्यांश को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिस तरह अस्वी ने नोट में लिखा था उस अनुसार महल में ऐसी दो ही जगह थी जो खुले आसमान के नीचे थी, एक गार्डन और दूसरी टेरेस। अब गार्डन में तो अस्वी अभी नहीं हो सकती, इसलिए बचती है टेरेस। लेकिन टेरेस पर जाने से पहले अध्यांश ने संगीत संध्या में पहने हुए कपड़े बदलकर पहला जो शर्ट और ट्राउज़र हाथ में आया वह पहन लिया। कपड़े बदलकर अध्यांश जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकला और दौड़ते दौड़ते टेरेस पर पहुंच गया। टेरेस की सजावट देखकर अध्यांश भी दंग रह गया। अध्यांश जिस जगह पर खड़ा था, टेरेस का वह हिस्सा छोटे छोटे रंग बिरंगे बल्बों से सजा हुआ था। वहाँ बीच में एक बिस्तर भी रखा था जिसके चारों ओर पर्दे लगे थे। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियों को दिल के आकार में बिछाया गया था। बिस्तर के चारों ओर मोमबत्तियाँ जल रही थी। इस सभी सजावट और संगीत के संध्या के दौरान अस्वी ने उसके कान में जो कुछ कहा था उसके आधार पर अध्यांश को थोड़ा बहुत अंदाज़ा होने लगा कि अस्वी क्या करने की इच्छा रखती है। लेकिन अभी उसकी आंखें अस्वी को देखने के लिए तरस रही थी, इसलिए उसने टेरेस पर आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। अध्यांश दरवाजे से थोड़ा ही आगे बढ़ा होगा कि उसने अस्वी की आवाज़ सुनी। राजा साहब, आपने तो अपने दिल की बात बता दी, लेकिन मेरी क्या? मुझे तो ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं आपको अपने मन की बात बता सकूं। आपको पता है, आप तो एक परफेक्ट पार्टनर है जो हर लड़की अपने जीवन में चाहती है, लेकिन इनमें से केवल मैं ही भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे नसीब में लिखे गए हैं। शादी हमारी भले ही किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अब मेरे लिए वह सब मायने नहीं रखता, क्योंकि इन 2 महीनों में आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि आप ही मेरे सर्वस्व बन गए हैं। आपके प्यार ने मेरे दिल पर पड़े हर जख्म को भर दिया है। अब तक जिस प्यार के लिए मैं तरसती थी वह एकमात्र आप ही है जो आकर मुझे अपने प्यार में डुबो दिया। आपके आने से पहले मैं एक जलती हुई रणभूमि जैसी थी जिसमें आपने अपने प्यार की बारिश करके मुझे बंजर से फलद्रूप बना दिया। आपका प्यार, आपकी देखभाल, आपकी हौसला, आपका वह प्यार भरा आलिंगन, आपका मुझे लाड करना, आपकी मेरी छोटी हो या बड़ी हर जिद को बिना किसी आनाकानी के पूरी करना, इन सभी की अब मुझे आदत पड़ गई है। आप ही कहते हैं, और वह सच भी है, कि आपके प्यार के कारण मैं हद से ज़्यादा बिगड़ गई हूँ। लेकिन अब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि अब तो आपको इस बिगड़ी हुई लड़की को हमेशा के लिए संभालना है। इतना ही नहीं, बल्कि उसके नखरे भी उठाने हैं, क्योंकि अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे अब आपके साथ जीवन जीना है। जीवन की हर क्षण आपके साथ रहना है। हर सुबह आपका चेहरा देखकर उठना है। हर रात आपके आलिंगन में समाकर सोना है। खाने का पहला कौर हमेशा आपके ही हाथ से खाना है। रोज़ आपके द्वारा चुने गए कपड़े पहनने हैं, जैसे आपने कहा था मुझे आपके साथ घर बसाना है। अध्यांश अस्वी के शब्दों में इतना खो गया कि आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया। इसकी भी उसे खबर नहीं हुई। वह बस आंखें बंद करके अस्वी के शब्दों के माध्यम से एहसास का आनंद ले रहा था। उस समय उसका हाथ उसके दिल पर था। बस आंखें बंद करके अध्यांश ने मन में कहा, जान, अब और मत तड़पाओ, जल्दी से सामने आ जाओ। अध्यांश की मन की बात जैसे अस्वी ने सुन ली हो, उसी क्षण अस्वी अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आई लव यू अध्यांश। अध्यांश तो आंखें बंद करके खड़ा था, इसलिए अस्वी ने उसका नाम लिया। अस्वी की आवाज़ इतनी करीब सुनकर अध्यांश ने आंखें खोली। अध्यांश की आंखें खुलते ही अस्वी पर गई। अध्यांश को इस तरह खुद को एकटक निहारते देख अस्वी ने हाथ से उसका शर्ट खींचा, जिससे अध्यांश भी खींचकर अस्वी के और करीब आ गया। अस्वी ने उसी स्थिति में रहते हुए अध्यांश की आंखों में आंखें डालकर मधोस आवाज़ में बहुत ही प्रेम से कहा, आई लव यू अध्यांश। अस्वी के मुंह से उसके प्यार का इजहार सुनकर अध्यांश की आंखों और चेहरे पर खुशी के भाव छा गए। उसने अस्वी का दूसरा हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर और करीब खींच लिया और उसके होठों पर
अपने होठ रख दिए। आज तो अस्वी भी उसकी किस में उसका साथ दे रही थी। अध्यांश के हाथ अस्वी की कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे, जबकि अस्वी के हाथ अध्यांश के बालों में फिर रहे थे। दोनों की किस लगभग 15-20 मिनट तक चली। जब अस्वी को सांस लेने में कठिनाई हुई, तब अध्यांश ने अपने होठ अस्वी के होठों से हटा लिए और अपना माथा अस्वी के माथे से टिका दिया और मधुर स्वर में बोला, आई लव यू सो मच जान। अस्वी जब सामान्य हुई तो उसने अध्यांश की आंखों में देखते हुए उसका नाम लिया, अध्यांश जान। अध्यांश ने भी उतने ही प्यार से जवाब दिया। जवाब में अस्वी ने अध्यांश से कुछ ऐसा मांगा जिसे सुनकर वह अस्तबद्ध रह गया। अध्यांश, हमारे बीच जो अंतर अभी भी है, जिससे हमारे रिश्ते में अधूरापन फैला हुआ है, उसे आज मैं दूर करना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से आपकी होना चाहती हूँ। अध्यांश, क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरी करके मुझे संपूर्ण बनाएंगे? अस्वी ने विश्वास के साथ अध्यांश की आंखों में देखते हुए पूछा। अध्यांश को आज उसकी आंखों में अपने लिए अपार प्रेम, उसकी बन जाने की तरफ मदहोशी, एक ख्वाहिश और बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। अस्वी के चेहरे पर एक अलग सा नूर, एक अलग सी खुमारी चढ़ी हुई थी। आज वह अस्वी नहीं लग रही थी, वह तो एकदम बिंदास और एडल्ट लग रही थी। अध्यांश को अस्वी की कातिल अदाएं घायल कर गई। वह भी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन वह अस्वी की मर्जी के बिना आगे बढ़ना नहीं चाहता था और इसलिए वह बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि कब अस्वी पहल करेगी। अध्यांश आगे बढ़ना चाहता था। अस्वी ने अनुमति भी दे दी। फिर भी अध्यांश ने एक बार और पुष्टि करने के लिए अस्वी से पूछा, क्या आप सच में सुनिश्चित हो जान? अध्यांश के पूछे गए सवाल का जवाब शब्दों में देने के बजाय अस्वी ने अपने होठ अध्यांश के होठों पर रख दिए और उसका जवाब दे दिया। अस्वी का यह जवाब पाकर अध्यांश ने अस्वी को किस करते करते उठाकर बिस्तर के पास लाया और उसे हक से नीचे उतारकर बिस्तर पर सुला दिया। इस सब के बीच भी उनकी किस खत्म नहीं हुई। अध्यांश को किस करते करते अस्वी के हाथ उसके बालों में फिरने लगे तो अध्यांश के हाथ अस्वी की कमर पर थे और उन्होंने एक हाथ से अस्वी का दुपट्टा उसके शरीर से हटा दिया। जब दोनों को सांस लेने में कठिनाई हुई, तब उनके होठ अलग हुए। अध्यांश ने अस्वी के होठों से होठ हटाते ही एक क्षण के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर तुरंत उसकी गर्दन पर होठ रख दिए। अध्यांश ने अपनी किस को जारी रखते हुए एक एक करके अस्वी की ज्वेलरी भी उतार दी। इसी तरह एक दूसरे से प्यार करते करते धीरे धीरे दोनों के बीच कपड़ों की परत हट गई। अध्यांश के होठों ने अस्वी के पूरे शरीर पर अपनी छाप छोड़ दी। अस्वी ने भी आज अपने प्रेम की वर्षा करने में कोई कमी नहीं रखी। रात के बीतते पहर के साथ दोनों की शर्म भी घट गई और दोनों एक दूसरे के प्रेम में खोते खोते एक दूसरे में मिल गए। आज सच्चे अर्थ में दोनों ने अपने रिश्ते को संपूर्ण बना दिया था। अध्यांश और अस्वी अपने प्रेम में इतने डूब गए थे कि रात के किस पहर में दोनों एक दूसरे से अलग हुए, इसका भी किसी को पता नहीं चला। अस्वी से प्रेम करके भी अध्यांश का मन भर नहीं रहा था। वह तो अस्वी को और भी अधिक प्रेम करना चाहता था, लेकिन अस्वी के थके हुए चेहरे को देखकर अध्यांश ने उसे छोड़ दिया और उसे अपने आलिंगन में समेटकर वही टेरेस पर सो गया। अस्वी तो पहले ही सो गई थी। इस तरह एक दूसरे से प्यार करते हुए और एक दूसरे के आलिंगन में रात बिताते हुए अध्यांश और अस्वी के रिश्ते की एक नई सुनहरी सुबह हुई। सूर्य नारायण की रोशनी और पक्षियों के मधुर आवाज़ से अस्वी की नींद खुल गई। उस समय अस्वी अध्यांश के ऊपर सोई हुई थी। आंखें खोलते ही अस्वी की नज़र सोए हुए अध्यांश पर पड़ी, जो बहुत ही मीठी नींद ले रहा था। उसके चेहरे पर नींद में भी मुस्कान थी। अध्यांश को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर अस्वी ने उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेर दी। उसने उसके नाक को प्यार से खींचा, उसके होठों को उंगली से सहलाया। उसने उसके बालों में हाथ फेरकर उन्हें बिगाड़ दिया। इस तरह अध्यांश के एहसास को अपने हृदय में उतारते हुए अस्वी को अपनी पिछली रात अध्यांश के साथ बिताई गई अनमोल और हसीन क्षणों की याद आ गई। याद करते ही अस्वी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अध्यांश अस्वी के सोने के बाद बहुत समय तक अपनी हसीन क्षणों के बारे में सोचता रहा, जिससे उसे सुबह नींद आई थी। इस कारण अभी भी अध्यांश की नींद नहीं खुली थी। अध्यांश को सोता देखकर अस्वी से रहा नहीं गया, इसलिए उसने अध्यांश को जगाने के लिए थोड़ा ऊपर खिसक कर अपना चेहरा अध्यांश के चेहरे के सामने ला दिया। थोड़ी देर अध्यांश को देखने के बाद अस्वी ने शैतानी सोचते ही
अश्वी के गाल पर चिकूटी भरने का सोचा, ताकि ऐसा करने से अध्यांश जाग जाएगा। लेकिन अध्यांश पर तो इसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए अश्वी ने उसके नाक पर भी चिकूटी भर दी। फिर भी अध्यांश की आंख नहीं खुली। इतना सब करने के बावजूद जब अध्यांश नहीं जागा, तब अश्वी ने आखिरकार अध्यांश के होठों पर चिकूटी भर दिया, जिससे अध्यांश के होठों पर खून बहने लगा। इसलिए अध्यांश को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। आंखें खोलते ही अध्यांश ने पलटी खाई, जिससे अश्वी बिस्तर पर आ गई और खुद उसके ऊपर। पलटी लेने के बाद अध्यांश ने सबसे पहले अश्वी के होठों पर होठ रखकर उसे किस करने लगा। 10 मिनट की किस के बाद अध्यांश ने अश्वी के होठों को आज़ाद किया और मस्त होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जान, गुड मॉर्निंग ऐसा करके होती है, चिकूटी भरकर नहीं। अध्यांश की बात से अश्वी को उसकी शरारत समझ में आ गई, इसलिए अश्वी ने कहा, इसका मतलब है कि आप पहले से ही जाग चुके थे, फिर भी उठे क्यों नहीं? अगर आपने चिकूटी भरने के बजाय ऐसे किस कर लिया होता तो मैंने भी आंखें खोल दी होती। अध्यांश ने उसके नाक को अपने नाक से सहलाते हुए जवाब दिया। अध्यांश की शरारत का जवाब अश्वी ने एटीट्यूड से दिया। सभी की तरह करूँ तो मैं मिसेज अध्यांश सिंह राजवंश क्यों कहलाऊँ? यह तो मिसेज अध्यांश सिंह राजवंश का ही स्टाइल है, मेरे राजा साहब को जगाने का। अश्वी की घायल कर देने वाली अदा ने अध्यांश का दिल चीर कर रख दिया। हाय, आपकी यही अदाएं हमें बार बार आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है मिसेज राजवंश। अध्यांश ने बड़े आशिकाना अंदाज में कहा। अध्यांश को इस तरह नौटंकी करते देख अश्वी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हंसते उसने कहा, अब ऐसे ही यहाँ खड़े रहना है या फिर कमरे में भी चलना है? अगर पूरा दिन मुझे आपकी बाहों में रहने का मौका मिले तो मैं पूरा दिन ऐसे ही खड़ा रहना चाहता हूँ, अध्यांश ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। यह सुनकर अश्वी ने हल्के से उसके गाल पर थपकी दी और कहा, बेशर्म। अच्छा, मैं बेशर्म हूँ तो फिर कल रात को कौन बेशर्मी दिखा रहा था? अध्यांश ने चिढ़ाने के लिए कल रात का जिक्र किया। कल रात का जिक्र होते ही अश्वी के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। उसका चेहरा उस समय आसमान में चमकते सूरज जैसा लाल हो गया। अध्यांश प्लीज़, अश्वी ने शर्माते हुए कहा। अध्यांश ने भी उसे ज़्यादा न चिढ़ाते हुए बेड से उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। रात में ही उसने अश्वी के कपड़े कमरे में रख दिए थे ताकि सुबह उसे किसी तरह की शर्मिंदगी ना हो। अध्यांश अश्वी को लेकर अपने कमरे में आया। सुबह के सिर्फ 7 बजे थे और कल की थकान भी थी, तो महल में कोई जागा भी नहीं था। अध्यांश अश्वी को लेकर बेडरूम में आया और उसे बिस्तर पर लिटाकर खुद वॉशरूम में गया और बाथटब को गर्म पानी से भर दिया। अश्वी के लिए नाइट ड्रेस निकालकर बाथरूम में रख देने के बाद अध्यांश कमरे में लौटा और फिर अश्वी को गोद में उठा लिया। अध्यांश अश्वी को उठाकर बाथरूम में ले गया और बाथटब में बिठा दिया। जैसे ही गर्म पानी शरीर से लगा, अश्वी को थोड़ा आराम महसूस हुआ। जान, आपके कपड़े यहाँ रखे हैं, आप तैयार हो जाना, फिर मुझे आवाज़ दे देना, मैं आपको ले जाऊँगा, लेकिन एक कदम भी बाहर नहीं रखना। बाथटब में बिठाते ही अध्यांश ने उसे यह निर्देश दिए और फिर बाथरूम के बाहर निकल गया। कमरे में आकर अध्यांश ने अपने कपड़े उठाए और दूसरे बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। 10 मिनट बाद जब वो तैयार होकर कमरे में वापस आया, लगभग 20-25 मिनट बाद उसे अश्वी की आवाज़ सुनाई दी। अश्वी की आवाज़ सुनते ही अध्यांश बाथरूम में गया। तब तक अश्वी नाइट ड्रेस पहनकर तैयार हो चुकी थी। अध्यांश ने उसे उठाया और कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। कमरे में लाकर उसने उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दी और एसी भी चालू कर दिया। अश्वी बिस्तर पर लेटे लेटे बस एकटक अध्यांश को देख रही थी। यह सब करके अध्यांश अश्वी के पास वापस आया और उसके माथे पर किस करके उसे कुछ और निर्देश दिए। जान, अब हल्दी लगाने का वक्त ना आ जाए, तब तक आप आराम करोगी और इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। अभी आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, पर आपके बिना मुझे नींद कैसे आएगी? अध्यांश अपने होठ बाहर की ओर निकालते हुए मासूमियत से अश्वी ने कहा। अश्वी के ऐसा कहने पर अध्यांश ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा, जान, मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको छोड़कर कभी ना जाता। तो अब एक अच्छी बच्ची बनो और सो जाओ। अश्वी ने जवाब में हामी भरी और अध्यांश का हाथ पकड़ लिया। अपनी आंखों को नचाते हुए उसने सवाल किया और अध्यांश को अपनी तरफ आने का इशारा किया। अध्यांश उसके पास आया तो अश्वी ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसके माथे, उसके गालों पर और आखिर में उसके होठों पर किस कर लिया। बदले में अध्यांश ने भी
उसके होठों को चूम लिया और कमरे के बाहर चला गया। जाते जाते उसने दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला। अध्यांश नीचे हॉल में आया तो परिवार के बाकी सदस्य भी हॉल में ही बैठे थे, लेकिन उनके चेहरों पर भी कल की थकान साफ नजर आ रही थी। अध्यांश को देखकर श्रेष्ठा जी ने उससे अस्वी के बारे में पूछा तो जवाब में उसने कहा वो आराम कर रही है। अध्यांश का जवाब सुनकर कोई और उससे कुछ पूछे इससे पहले ही पाखी, जो सभी के साथ बैठी थी, ने अस्वी पर तंज कसा। आंटी, ये क्या बात हुई? मतलब आप सास है फिर भी जल्दी उठ गई, और वो बहू होकर भी इतनी देर तक सो रही है, जो कि सीधे तौर पर अस्वी का अपमान ही था। पाखी की बातों से अध्यांश को गुस्सा आ गया, लेकिन अध्यांश ने सब्र रखते हुए उसी की भाषा में और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो, तभी मेरी पत्नी के बारे में इस तरह बकवास कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी याद दिला देता हूँ, वो भी सबके सामने, ताकि तुम्हें भी समझ में आ जाए कि मेरी पत्नी के सामने तुम कितने पानी में हो। दोनों की बहस बढ़े इससे पहले ही गायत्री देवी को बीच में बोलना पड़ा, अध्यांश बस करो। गायत्री देवी के कहने पर अध्यांश रुक तो गया, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से पाखी को धमकी देना नहीं भूला। हाँ तो दादी माँ, अपने मेहमानों को समझा दीजिए कि मेहमान बनकर रहे, परिवार बनकर मेरी पत्नी पर व्यंग कसने या उसका अपमान करने की बात रहने दे, वरना अगर मैं जवाब देने पर उतर आया तो आपके मेहमानों से सहा नहीं जाएगा। अध्यांश की धमकी से पाखी ने अपमान का घूंट पीते हुए अपनी मुठ्ठियाँ कस ली। अध्यांश भी अपने काम के लिए वहाँ से चला गया। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी पत्नी पर, बड़ा प्यार उमड़ता है ना तुम्हें अपनी जान के लिए, तो आज तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारा घमंड सब तोड़ न दूँ तो मेरा नाम भी पाखी नहीं। अध्यांश के जाते ही पाखी ने मन ही मन उसे धमकी दी। हल्दी दोपहर के खाने के बाद लगाई जानी थी और तब तक सभी मेहमान भी आ गए थे। हल्दी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अध्यांश भी लंच के समय महल में लौट आया। उसने खुद के और अस्वी का लंच कमरे में ही ले लिया, क्योंकि अस्वी अभी तक सो रही थी। कमरे में आकर अध्यांश ने थाली साइड टेबल पर रखी और अस्वी को जगाया। अस्वी को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि उसने बस अपनी आंखें खोली। जागने पर अस्वी ने अपने हाथ लंबे कर दिए। उसका इशारा समझते हुए अध्यांश ने उसे गोद में उठा लिया और उसे लेकर वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में आकर उसने अस्वी को वॉश बेसिन पर बिठाया और एक तौलिया भिगोकर उसके चेहरे को पोंछ दिया। फिर वह उसे वापस कमरे में लेकर आया और अपने हाथों से उसे खाना भी खिलाया। हल्दी का समय हो गया था, इसलिए अध्यांश ने दोनों के आउटफिट्स निकालकर अस्वी को उसके आउटफिट्स देते हुए तैयार होने के लिए कहा। अध्यांश ने अस्वी के लिए हल्दी में पहनने के लिए हल्दी रंग की कांचीवरम साड़ी चुनी थी। उसका कुर्ता और चूड़ीदार भी अस्वी से मैच करता था। अस्वी के तैयार होने तक अध्यांश भी तैयार हो गया। अस्वी साड़ी पहनकर कमरे में आई तो अध्यांश ने उसे मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा। अध्यांश ने उसे ज्वेलरी में सिर्फ छोटी बुट्टी और हाथों में कुछ चूड़ियाँ पहनने दी। दोनों तैयार होकर नीचे आए, तब तक बाकी लोग भी तैयार होकर आ गए थे। हल्दी महल के गार्डन में थी, इसलिए धूप से बचाव के लिए गार्डन में मंडप बांध दिया गया था। अस्वी ने दैविक के पास जाकर उसे बाजोट पर बिठाया। बाजोट पर बिठाकर पहले उसने उसके माथे पर कुमकुम का चंदन लगाया और फिर गाल पर हल्दी लगाकर हल्दी चढ़ाना शुरू किया। अस्वी ने हल्दी लगाई और फिर सभी एक एक करके दैविक को हल्दी लगाने लगे। दैविक को हल्दी चढ़ाने के बाद सभी हल्दी से होली खेलने लगे। इसी मस्ती के दौरान किसी का हल्दी लगा हाथ अस्वी की आंखों में लग गया, जिससे उसकी आंखों में जलन होने लगी। किसी को परेशानी न हो इसलिए अस्वी बिना कुछ कहे आंख धोने के लिए महल के अंदर जाने लगी। अस्वी को अकेले महल के अंदर जाते देख पाखी ने भी आसपास नजर दौड़ाई। जब उसे यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा, तब वो भी सबके बीच से निकलकर दूसरे रास्ते से महल के अंदर जाने लगी। महल में जाते हुए उसकी नज़र गार्डन के एक कोने में रखी कुछ बोतलों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। पाखी तुरंत वहां गई और एक बोतल उठा ली, और जैसे ही अस्वी महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंची, उसे थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। अस्वी की आंख में जलन के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस यही मौका देखकर पाखी ने दूर से ही बोतल का पानी अस्वी के चेहरे की तरफ छिड़क दिया, जिससे अस्वी की एक दर्दनाक चीख खुशी के माहौल में गूंज उठी।
एक बार फिर से आपको और आपके परिवार वालों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो आज दिवाली का भी दिन है, तो आप सभी लोग लाइक्स और कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।